हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय के सिंह। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मौर्य राजवंश, मौर्य साम्राज्य से संबंधित उनके बारे में पूरा विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको वीडियो देखने के बाद पूरा मौर्य साम्राज्य से संबंधित विजुअल समझ में आने लगेंगे और आपको हमेशा याद रहेगा। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो फैला हो आज का अफगानिस्तान से लेकर आप समझिए दक्षिण में कर्नाटक तक। एक ऐसी ताकत जिसने सिर्फ 350 सालों में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। हम मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं और इसकी कहानी सच कहूं तो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो उस दौर में चलते हैं। उत्तर भारत में नंद वंश का राज था और उनके आखिरी राजा थे धनानंद। वो अपनी दौलत के लिए तो मशहूर थे, पर उससे कहीं ज्यादा अपने भारी भरकम टैक्स और जुल्मों के लिए। जनता बिल्कुल त्रस्त थी। और पश्चिम में सिकंदर एक तूफान की तरह आया और चला गया, लेकिन अपने पीछे एक राजनीतिक खालीपन, एक अफरा तफरी छोड़ गया। तो माहौल आप कह सकते हैं पूरी तरह तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी दो लोगों के रूप में आई, जिनकी जोड़ी इतिहास की शायद सबसे कामयाब जोड़ियों में से एक है। एक था नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में कोई ठीक से जानता भी नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आया है। और दूसरा था एक ब्राह्मण शिक्षक चाणक्य, एक ऐसा दिमाग जिसने अपनी सोच और अपनी रणनीति से इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो आज हमारे पास जो भी स्रोत हैं, उनके जरिए हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। कैसे इस जोड़ी ने एक साम्राज्य खड़ा किया, अशोक ने इसे बुलंदियों पर कैसे पहुंचाया, और आखिर में इतनी बड़ी ताकत ताश के पत्तों की तरह ढह क्यों गई। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे हीरो चंद्रगुप्त से। उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि उनके जन्म को लेकर ही रहस्य है। हमारे स्रोत भी एकमत नहीं है। यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि वो किसी मामूली गैर योद्धा परिवार से थे। हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि वो एक शूद्र महिला के बेटे थे। और बौद्ध ग्रंथ वो उन्हें क्षत्रियों के मौर्य कुल का बताते हैं। कितना विरोधाभास है। बिल्कुल। और शायद यही रहस्य उन्हें और भी आकर्षक बनाता है। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि वो एक साधारण पृष्ठभूमि से आए एक अनाथ बालक थे, पर उनमें असाधारण क्षमता थी, और उस क्षमता को पहचानने वाली आंखें चाणक्य की थी। चाणक्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो एक किंग मेकर थे। उन्होंने चंद्रगुप्त में वो संभावना देखी जो किसी और को नहीं दिखी, और उन्हें एक योद्धा और एक शासक बनने के लिए तैयार किया। और यहीं पे उनकी मशहूर किताब अर्थशास्त्र का जिक्र आता है। मुझे हमेशा ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। अर्थशास्त्र सुनकर लगता है कि ये सिर्फ इकोनॉमी की किताब होगी। एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में अर्थशास्त्र शासन कला का एक महाग्रंथ है। इसमें सब कुछ है। मंत्री कैसे चुने, टैक्स कैसे इकट्ठा करें, एक असरदार जासूसी सिस्टम कैसे बनाएं, और यहाँ तक कि युद्ध में मनोवैज्ञानिक चालें कैसे चलें। ये इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल और कह सकते हैं कभी-कभी क्रूर सलाह भी देती है कि इसकी तुलना अक्सर मैकियावेली की द प्रिंस से की जाती है। इसीलिए तो चाणक्य को इंडियन मैकियावेली भी कहते हैं। यह एक सवाल उठता है, क्या ये इंडियन मैकियावेली वाला टैग क्या ये पूरी तरह सही है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, समानताएं तो हैं, क्योंकि दोनों ही सत्ता को पाने और उसे बनाए रखने की बात करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। मैकियावेली का एकमात्र फोकस राजा की ताकत पर था, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। वहीं चाणक्य का अर्थशास्त्र राजा के नैतिक कर्तव्यों और प्रजा के कल्याण पर भी उतना ही जोर देता है। चाणक्य के लिए राजा की शक्ति का अंतिम लक्ष्य प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक अंतर है। वाह। तो एक तरफ चाणक्य रणनीति बना रहे थे और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त उसे जमीन पर उतार रहे थे। लगभग 322 ईसा पूर्व में उन्होंने अपनी सेना के साथ सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया, धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। कितना नाटकीय रहा होगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली चुनौती तो अब आई थी। सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर फिर से कब्जा करना चाहता था। 305 ईसा पूर्व में दोनों के बीच युद्ध हुआ।
लेकिन चंद्रगुप्त की सेना इतनी ताकतवर थी कि सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी। और वो संधि कोई मामूली संधि नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उसके तहत चंद्रगुप्त को आज का बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, पूरा इलाका, हाँ, सिंधु नदी के पश्चिम का पूरा इलाका मिल गया। मतलब साम्राज्य की सीमाएं ईरान तक पहुंच गईं। सोचिए। और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए, सिर्फ 500 हाथी। ये तो मतलब एक कमाल की डील लगती है। ऊपर से तो लगती है, लेकिन उन 500 हाथियों की कीमत उस जमाने में आज के टैंक डिवीजन जैसी थी। हाँ। ये कोई मामूली तोहफा नहीं था। और इसका असर देखिए, इन्हीं हाथियों की मदद से सेल्यूकस ने 301 ईसा पूर्व में इप्सस की लड़ाई जीती और अपने दुश्मनों को हराया। ये दिखाता है कि मौर्य साम्राज्य उस समय के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितना बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। अच्छा। और इसी संधि के बाद सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के तौर पर पाटलिपुत्र भेजा, जिसकी किताब इंडिका आज हमारे लिए उस दौर को समझने का एक बेशकीमती जरिया है। एक असाधारण जिंदगी का अंत भी असाधारण ही होता है। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया, अपने बेटे बिंदुसार के लिए राजगद्दी छोड़ दी और एक जैन भिक्षु की तरह कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए। वहां उन्होंने उपवास करके प्राण त्याग दिए। एक सम्राट जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उसका ऐसा अंत वाकई हैरान करने वाला है। चंद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे बिंदुसार, जिन्हें यूनानी अमित्रोचैट्स कहते थे, यानी अमित्रघात, दुश्मनों का नाश करने वाला। हाँ, उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण में मैसूर तक फैलाया। बिंदुसार ने अपने पिता की विरासत को बखूबी संभाला। उनके दरबार में भी विदेशी राजदूत थे, जैसे सीरिया के राजा का भेजा हुआ डायमिकस। और सबसे जरूरी बात, चाणक्य बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री बने रहे, जिससे प्रशासन की निरंतरता बनी रही। बिंदुसार ने साम्राज्य को संभाले रखा, लेकिन उनके बाद जो शासक आया, उसने मौर्य साम्राज्य की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। हम बात कर रहे हैं अशोक की, जिनका नाम इतिहास में क्रूरता और करुणा दोनों से जुड़ा है। हाँ, अशोक की कहानी बहुत जटिल है। सिंहासन पर बैठने से पहले वो उज्जैन के गवर्नर थे, जहां उन्हें प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव हो गया था। लेकिन उनका राजा बनना आसान नहीं था। बिल्कुल। बौद्ध ग्रंथ जैसे श्रीलंका के दीपवंश और महावंश तो एक बहुत ही भयानक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि अशोक ने सिंहासन के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अगर ये सच है तो ये उनके शुरुआती दिनों की एक बहुत ही क्रूर तस्वीर पेश करता है। लेकिन यही इतिहास की पहेली दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास एक और सबूत है जो खुद अशोक का है, उनका 5वां प्रमुख शिलालेख। उस शिलालेख में वो अपने भाइयों के परिवारों की देखभाल करने की बात करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनके कई भाई न केवल जिंदा थे, बल्कि साम्राज्य में अच्छे पदों पर भी थे। तो फिर ये 99 भाइयों वाली कहानी कहाँ से आई? इसकी एक संभावना ये हो सकती है कि बौद्ध लेखकों ने अशोक के जीवन के 2 हिस्सों में एक नाटकीय अंतर दिखाने के लिए ऐसा किया हो। कलिंग युद्ध से पहले का चंड अशोक यानी क्रूर अशोक, और युद्ध के बाद का धम्म अशोक यानी धार्मिक अशोक। कहानी में शायद अतिशयोक्ति हो सकती है, ताकि उनके परिवर्तन को और भी गहरा दिखाया जा सके। और वो परिवर्तन वो आया कलिंग युद्ध के बाद। उस युद्ध में जो नरसंहार हुआ, कहते हैं 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, उसने अशोक को अंदर तक हिला दिया। युद्ध के मैदान की चीखों ने एक सम्राट को संत बना दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया। और उन्होंने सिर्फ धर्म नहीं अपनाया, उन्होंने अपनी पूरी शासन नीति बदल दी। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक और सामाजिक आचरण का एक कोड था। जैसे बड़ों का आदर करो, गुलामों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करो, सभी धर्मों का सम्मान करो और अहिंसा का पालन करो। ये किसी भी शासक के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। और इसे लागू करने के लिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी भी नियुक्त किए, जिनका काम ही था घूम घूम कर लोगों को धम्म की बातें समझाना। ये तो एक तरह का नैतिक मंत्रालय हो गया। बिल्कुल। और अशोक सिर्फ अपने साम्राज्य तक नहीं रुके, उन्होंने अपने दूत श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया तक भेजे। सोचिए, 3री सदी ईसा पूर्व में कोई शासक शांति और नैतिकता का संदेश लेकर एक ग्लोबल कैंपेन चला रहा है। ये अभूतपूर्व था। तो इतने बड़े साम्राज्य को, जिसमें इतनी विविधता थी, इसे चलाया कैसे जाता था? मौर्य प्रशासन तो अपने आप में एक अजूबा रहा होगा। अजूबा ही था। ये एक बेहद केंद्रीकृत व्यवस्था थी। राजधानी पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र थी और साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। उत्तर में तक्षशिला,
पश्चिम में उज्जैन, पूर्व में तोसली और दक्षिण में सुवर्णगिरी। हर प्रांत में एक गवर्नर होता था, जो अक्सर शाही परिवार का ही कोई राजकुमार होता था। मेगस्थनीज तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने लिखा है कि शहर को चलाने के लिए 30 लोगों की एक काउंसिल थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटी थी। हाँ, और उन समितियों के काम सुनकर आज भी हैरानी होती है। एक समिति इंडस्ट्री और कारीगरों पर नजर रखती थी, दूसरी विदेशियों की देखभाल करती थी, उनके रहने खाने से लेकर उनकी सुरक्षा तक। सोचिए उस जमाने में टूरिस्ट वेलफेयर का कॉन्सेप्ट। क्या बात है, मतलब उनके पास विदेशियों के लिए एक अलग समिति थी। ये तो आज के फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस जैसा लगता है। बिल्कुल। और ये बताता है कि पाटलिपुत्र सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां बहुत से विदेशी आते जाते थे। इस व्यवस्था के बिना तो शहर में केओस हो जाता। बाकी समितियां जन्म मृत्यु का हिसाब रखती थीं, व्यापार को नियंत्रित करती थीं, बने हुए माल की क्वालिटी चेक करती थीं और आखिर में बिके हुए माल पर टैक्स वसूलती थीं। वाह। एक तरह से आज के नगर निगम का पूरा ढांचा मौजूद था। और इस सब पर नजर रखने के लिए एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क। कहते हैं मौर्यों के जासूस हर जगह थे, जो किसी भी विद्रोह या बाहरी खतरे की खबर सीधे राजा तक पहुंचाते थे। और इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि ही था, लेकिन राज्य की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा व्यापार और उद्योगों से भी आता था। अच्छा। खास तौर पर खनन पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। मुद्रा पाड़ थी। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि एक मजदूर का न्यूनतम वेतन 60 पर्ण होता था, जबकि बड़े अधिकारियों का वेतन 48,000 पर्ण तक हो सकता था। और सबकी रक्षा करने के लिए एक विशाल सेना। मेगस्थनीज ने जो आंकड़े दिए हैं वो तो होश उड़ाने वाले हैं। 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 800 रथ। ये तो आज के दौर में भी एक बहुत बड़ी सेना मानी जाएगी। उस जमाने में इतने लोगों को संगठित करना, उन्हें वेतन देना, संभालना, कितना बड़ा काम रहा होगा। इसी से आप उनके प्रशासनिक कौशल का अंदाजा लगा सकते हैं। उनके पास एक नौसेना भी थी, जो नदियों और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा करती थी। हर कहानी का एक अंत होता है। अशोक की मृत्यु के बाद इतना बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बिखरने लगा। उनके उत्तराधिकारी वो कमजोर साबित हुए और आखिरकार 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के सामने ही कर दी और मौर्य वंश का अंत हो गया। पतन का कोई एक कारण नहीं था, ये कई चीजों का मिला जुला नतीजा था। इतिहासकार इस पर आज भी बहस करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? क्या सिर्फ कमजोर राजाओं का होना ही काफी था? वो तो सबसे बड़ा कारण था ही। अच्छा। अशोक के बाद कोई भी शासक उतना करिश्माई और सक्षम नहीं था जो इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ रख सके। अच्छा। लेकिन एक और बात थी प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना। अच्छा। जब तक राजा मजबूत था, यह व्यवस्था ताकत थी, लेकिन जैसे ही राजा कमजोर हुआ, दूर के प्रांतों ने बगावत करनी शुरू कर दी। एक थ्योरी ये भी है कि अशोक के धार्मिक कामों पर किए गए भारी खर्च से शाही खजाना खाली हो गया था। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये एक संभावित कारण माना जाता है। अच्छा। स्तूपों और विहारों के निर्माण पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ होगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा हो सकता है। साथ ही एक और विवादास्पद थ्योरी है जो अशोक की धम्म नीति को ही जिम्मेदार ठहराती है। रुकिए, मतलब उनकी अहिंसा की नीति ही उनके साम्राज्य के पतन का कारण बनी? ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। कुछ इतिहासकार जैसे हेमचंद्र राय चौधरी ऐसा मानते हैं। उनका तर्क है कि अहिंसा पर अत्यधिक जोर देने से सेना का मनोबल गिरा और साम्राज्य की युद्ध करने की क्षमता कमजोर हो गई। जब उत्तर पश्चिम से यूनानी आक्रमणकारियों का खतरा बढ़ा, तो मौर्य सेना शायद उतनी तैयार नहीं थी। हालांकि ये सिर्फ एक सिद्धांत है। इसके अलावा कुछ प्रांतों में गवर्नरों के अत्याचार भी बढ़ गए थे, जिससे स्थानीय विद्रोह हुए। तो आप देख सकते हैं कई सारी चीजें एक साथ गलत होने लगी। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटें, तो हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य की दूरदर्शिता ने एक साम्राज्य को जन्म दिया। फिर अशोक के शासन में यह साम्राज्य न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी अपनी ऊंचाई पर पहुंचा। हमने उनके अविश्वसनीय प्रशासन को समझा और आखिर में ये भी जाना कि महान चीजों का अंत भी कितना जटिल हो सकता है। और मौर्य साम्राज्य की विरासत आज भी हमारे साथ है। उन्होंने भारत को पहली बार एक राजनीतिक सूत्र में पिरोया। उनका प्रशासनिक ढांचा
आने वाले साम्राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। और सबसे बड़ी बात, आज जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, सारनाथ का सिंह स्तंभ, वो अशोक की ही देन है। सही कहा। ये 3री सदी ईसा पूर्व से आज के भारत के बीच एक सीधा और जीवंत रिश्ता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने चाणक्य को इंडियन मैकियावेली कहा, तो क्या अर्थशास्त्र सिर्फ सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने की एक प्रैक्टिकल गाइडबुक थी जिसमें कोई नैतिकता नहीं थी, या उसमें प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्यों का एक गहरा नैतिक ढांचा भी था? ये सवाल शासन, नैतिकता और शक्ति के बीच के रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसा सवाल जो 2500 साल बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। गाइज, ये थी मौर्य साम्राज्य के बारे में उसका इतिहास। सभी राजाओं के परिचय, उनके कार्य, उनके विजय अभियान और मौर्य प्रशासन से संबंधित पूरी जानकारी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपको अगला कंटेंट किस टॉपिक पे चाहिए, इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।